प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और दयानंद सरस्वती की रचनाएं। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका जीवन परिचय और रचनाएं, लेक्चर नंबर 25। बेटा ध्यान दें, यहाँ हमने नोट किया है आदर्शवादी विचारक मीन्स जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में एओ हुम के द्वारा की जाती है। और भारत आज़ाद कब होता है? 1947 में। तो 1885 से लेकर के 1947 तक का जो स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, इसको 3 कालों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है, दूसरा जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल है, और तीसरा जो काल या युग है वो गांधी युग या गांधी काल है, मतलब राष्ट्रीयता का गांधी काल या गांधी युग। ठीक है। अब इसको अगर हम काल के हिसाब से देखें तो 1885 से और जो है 1905 तक का जो काल है वो उदार राष्ट्रीयता का काल है। 1906 से और 1919 तक का जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल है, और 1920 से 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन का काल है वो गांधी काल है या गांधी युग है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि चूँकि हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का कर रहे हैं, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को आप अच्छे से तभी समझ सकते हैं जबकि इसको आप 3 भागों में विभाजित कर करके चलेंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि वास्तव में अब हम जो आज से शुरुआत कर रहे हैं वो उग्र राष्ट्रवादियों की चर्चा करेंगे। मतलब उग्र राष्ट्रवाद के जो सदस्य हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में, जो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक विद्वान हैं, चिंतक हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जो पहला विचारक ले रहे हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती ले रहे हैं। इसके अंतर्गत विशेषकर लाल बाल पाल आते हैं और अरविंद घोष भी आते हैं, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया है। अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती और लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल 3, चौथा है दयानंद सरस्वती, 5वां है अरविंद घोष। तो ये जो 5 विचारक हैं ये उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं। इनको आदर्शवादी विचारक भी कहा जाता है। ये नई बात बता रहा हूँ आपको मैं। क्या कहा जाता है बेटा? इनको आदर्शवादी विचारक भी कहा जाता है। किनको? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष। इनको आदर्शवादी विचारकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट भी किया है आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी विचारकों में आज हम पहला विचारक ले रहे हैं। कौन सा? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आज हम केवल इसके जीवन परिचय की चर्चा करेंगे, इसकी जो रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। मूल बात तो हमें ये समझनी है कि आखिर जो ये आदर्शवाद है ये है क्या। अर्थात लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष, इन 5 ही आदर्शवादी विचारकों को यदि आपको समझना है, इन 5 ही उग्र राष्ट्रवादियों को समझना है, इन 5 ही उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो सदस्य हैं इनको समझना है, इनको समझने के लिए आपको आदर्शवाद को समझना निहायत जरूरी है। इनको आप भले ही उग्र राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं और इनको आदर्शवादी विचारक भी कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये 5 विद्वान विचारक हैं, कौन कौन? लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, ये 5 विचारक यदि आपको समझना है तो इसके लिए हमने ये बेहतर तरीके से डायग्राम बनाए हैं और सारी बातें यहाँ एक एक करके नोट किए हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझाऊंगा। आप केवल जो ये इधर की बातें हैं इनको समझ जाइएगा। उसके बाद में जो ये 5 विचारक हैं, मतलब अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन 5 विचारकों को आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे बेटा, मैं आपको ये डायग्राम है, इन डायग्रामों को समझाऊंगा। ये डायग्राम समझने के बाद में आप उग्र राष्ट्रवाद के जो 5 महत्वपूर्ण सदस्य हैं इनके विचारों को अच्छे समझ सकते हैं, या
इन डायग्रामों के माध्यम से आप जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, जिनकी संख्या हमने मुख्यतः 5 बताई, बाकी और भी बहुत हैं लेकिन महत्वपूर्ण ये 5 हैं, इन 5 विचारकों के विचारों को इसके आधार पर समझ सकते हैं। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो आप जो सामान्य आदर्शवादी विचारधारा है इसको समझेंगे, उसके बाद में आदर्शवादी विचारधारा के जो सदस्य हैं उनमें पहला सदस्य स्वामी दयानंद सरस्वती को लेंगे हम। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और कृतियाँ लेंगे और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप स्वामी दयानंद सरस्वती को समग्र रूप में समझाएंगे। इसके बाद में जो अरविंद घोष हैं, लाल बाल पाल हैं, इनको भी क्रम से समझाएंगे। लेकिन इन 5 को समझने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, इन डायग्रामों को समझ जाइएगा। ये 5 के 5 आदर्शवादी विचारक आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं समझने की बात कर रहा हूँ, 5 आदर्शवादी विचारक आप आसानी से समझ सकते हैं। 5 उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्यों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ध्यान दें बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है यूरोप भारत, मीन्स बेटा यूरोप की जो आदर्शवादी विचारधारा है, जिसके जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं हीगल, इमैनुअल कांट हैं। यस, वैसे देखा जाए तो प्लेटो को भी इसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। प्लेटो, जिसको कि राजनीति दर्शन का जनक कहा जाता है, और राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यस, अरस्तु को। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक लिखी है, उस रिपब्लिक के अंतर्गत आदर्शवाद के तत्व, आदर्शवाद के लक्षण मौजूद हैं। यूरोप की बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ में हीगल, इमैनुअल कांट, ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, थॉमस एल ग्रीन, ये सारे के सारे आदर्शवादी विचारक हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से भारत के आधुनिक आदर्शवादी विचारक प्रभावित हुए हैं। भारत के आधुनिक आदर्शवादी विचारकों में मुख्यतः 5 लेते हैं हम, लाल बाल पाल, अरविंद घोष और दयानंद सरस्वती। यस, तो भारत के आदर्शवादी यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। मूल बात ये है। अब चूंकि हमें तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना है, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना है तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम आदर्शवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं या आदर्शवादी जो विचारक हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आदर्शवादी विचारकों के विचारों को समझें, इसके लिए हम एक एक बात लेंगे। सबसे पहले मूल बात ये आती है बेटा, क्या आप समझते जाएं। यहाँ देखो बेटा, विद्वानों ने सृष्टि के 2 मूल तत्व बताए हैं। एक तरफ चेतना, दूसरी तरफ जड़ या पदार्थ। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं हम, जर्मनी के विचारक। इन्होंने सृष्टि का मूल तत्व जड़ को अर्थात पदार्थ को अर्थात आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को माना है, धन को माना है, संपत्ति को माना है, मतलब पदार्थ को माना है, जड़ को माना है सृष्टि का मूल तत्व। जबकि यूरोप की बात करते हैं हम तो हीगल ने सृष्टि का मूल तत्व किसको बताया? चेतना को बताया है। तो भारत के आदर्शवादी विचारक, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में भारत के आदर्शवादी विचारक यूरोप की इस विचारधारा से, यूरोप के इस लक्षण से प्रभावित हो रहे हैं कि सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतना है। मतलब हीगल ने कहा है कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना है, विचार है। प्लेटो ने भी कहा है कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना है, विचार है। इस बात को आधुनिक भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी स्वीकार किया है, जिसमें लाल बाल पाल, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, ये 5 के 5 इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। किस बात को? कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। नोट करेंगे, विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। कौन कह रहे हैं ये बात? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो आदर्शवादी विचारक हैं, और आदर्शवादी विचारकों में 5 को ले रहे हैं हम, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये 5 इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। यस, जबकि कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जड़ या भौतिक पदार्थ ही सृष्टि का सार तत्व है। कार्ल मार्क्स इस बात को कहते हैं।
यस। और हीगल क्या कहते हैं? हेगल कहते हैं कि विचार ही सृष्टि का मूल तत्व या सार तत्व है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो आदर्शवादी विचारक हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यस, अब ये बात क्लियर होगी कि विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है। इसके बाद मैंने यहाँ नोट किया अरविंद सरस्वती, मतलब अरविंद घोष, ये 3 का मतलब है लाल बाल पाल और दयानंद सरस्वती, टोटल हो गई ये 5। तो ये 5 के 5 आदर्शवादी विचारक हैं, जिसमें आज हमें दयानंद सरस्वती के बारे में समझना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ विचार चेतना सृष्टि का सार तत्व है, तो इसके आधार पर अगली बात आती है कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था, बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था, ये 5 विचार की बात कह रहे हैं। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। मतलब इनका कहना यह है कि कोई भी सामाजिक संस्था हो वो विचार की अभिव्यक्ति है। यूरोप के इमैनुएल कांट ने भी यही बात की है कि जो संस्थाएं होती हैं वो विचारों की अभिव्यक्ति होती हैं। जैसे विचार होते हैं वैसी संस्था होती है। क्या कहा है मैंने? जैसे विचार होते हैं वैसी संस्था होती है। इसलिए यहाँ पर दयानंद सरस्वती, लाल बाल पाल, अरविंद घोष भी कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। जैसे विचार होंगे वैसी संस्था होगी। आप देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात है बेटा। परिवार के जैसे विचार होते हैं वैसा परिवार बनता है। आप देखिएगा, एक तो तानाशाही किस्म का परिवार होता है, एक लोकतांत्रिक किस्म का परिवार होता है। ऐसा ही देश होता है, एक जो है तानाशाही देश भी होता है, एक लोकतांत्रिक देश भी होता है। तो जैसे विचार होते हैं वैसा ही व्यक्ति बनता है। जैसे विचार होते हैं वैसा परिवार बनता है। जैसा विचार होता है वैसा राष्ट्र बनता है। जैसा विचार होता है वैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। मूल बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में अगली बात आती है, ये पहले डायग्राम में ही आ रहा है कि व्यक्ति का जो शरीर है बेटा, इस शरीर में से यदि चेतना या आत्मा प्राण निकल जाए तो क्या इस शरीर का कोई महत्व है? नहीं है। ये तो फिर मृत शरीर है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर इन विचारकों ने कहा है, किन विचारकों ने? भारत के आदर्शवादी विचारकों ने, लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष ने कहा है कि जो आत्मा है, आत्मा शरीर में रहती है तभी जीवन का संचार होता है। और अगर आत्मा, चेतनता, चेतन तत्व, विचार, प्राण ये शरीर में से निकल जाते हैं तो वह व्यक्ति मृत होता है। उसके जीवन का संचार नहीं हो सकता, उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। अब जरा देखिएगा, आप मूल बात ये क्या है? सृष्टि का मूल तत्व विचार या चेतना है। आगे बढ़ते हैं इसी के आधार पर। चेतन तत्व जो सृष्टि का मूल तत्व बता रही है। चेतन तत्व मनुष्यों के समाज के बंधन में बांधती है। अर्थात जो चेतन तत्व है वो मनुष्यों को समाज के बंधन में बांधती है। मतलब यहाँ जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, चूँकि भारत के आदर्शवादी विचारक यूरोप के आदर्शवादी विचारकों से प्रभावित हुए हैं, विशेषकर हीगल, इमैनुएल कांट और प्लेटो से प्रभावित हुए हैं, ये बात सत्य है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चेतन तत्व है मनुष्यों को समाज के बंधन में बांधती है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो समाज को बंधन में बांधने वाली, समुदाय को बंधन में बांधने वाली कौन है? चेतना है, चेतन तत्व है। अगर चेतना नहीं होगी, चेतन तत्व नहीं होगा तो निश्चित रूप में जो है समाज को बंधन नहीं बांधा जा सकता। अब आप देखिएगा, प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी चेतना होती है, प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी चेतना होती है। तो इसका मतलब उस समुदाय की जो चेतना होती है उस चेतना के अनुरूप वहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, उस चेतना के अनुरूप वहाँ विकास होना चाहिए। उस चेतना के ऊपर यदि प्रतिबंध लगाया जाएगा तो इसका मतलब उसके स्वाभाविक विकास पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और स्वाभाविक विकास पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप में उस समुदाय का, उस समाज का पतन होगा। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही है, ये बात लाल बाल पाल ने कही है, ये बात अरविंद घोष ने कही है। इसलिए इन्होंने कहा है, जैसा कि मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा भी, इसलिए इन्होंने अंत में जाकर के कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने और इसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। अभी जो हमारा विचार है चेतन तत्व, उसको दबाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट बात आती है बेटा, समाज या समुदाय। चूंकि यहाँ मैंने बताया कि चेतन तत्व मनुष्यों को समाज के बंधन में बांधती है, चेतन तत्व जो है मनुष्यों को समुदाय में बांधती है। ठीक है, तो समाज या समुदाय अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप अपनी अपनी परंपराएं और संस्कृति विकसित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा ये। मतलब यहाँ जो आदर्शवादी विचारक हैं ये पांचों के पांचों, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समाज या समुदाय, भले वो भारत समाज है, भारत का समुदाय है, अमेरिका का समुदाय है, समाज है,
समाज या समुदाय अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप अपनी अपनी परंपराएं और संस्कृति विकसित करता है। तो यहाँ पर जो ये आदर्शवादी विचारक है, इन्होंने साफ कह दिया कि भारत की भी अपनी परंपरा है, भारत की भी अपनी संस्कृति है, और भारत की अपनी संस्कृति अपनी परंपरा है, तो उसकी यदि क्षति होती है तो भारत का स्वाभाविक रूप में पतन होगा। इसलिए भारत के अंतर्गत जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप में जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जो अवैदिक ज्ञान है जो वेदों से दूर है, जिसका वेदों में कोई जिक्र ही नहीं है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत। मतलब वैदिक ज्ञान की चर्चा की दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट आता है, अभी बात क्लियर होगी कि भाई प्रत्येक समाज या समुदाय के अपने अपनी चेतना के स्तर के अनुरूप अपनी अपनी परंपराएं और संस्कृति विकसित करता है। भले कोई भी समाज हो, भारत भी अपना एक समुदाय है, भारत का भी अपना एक समुदाय है, भारत भी अपने आप में एक समाज है, तो इसकी अपनी संस्कृति है, इसकी अपनी परंपराएं हैं। तो क्या होगा, अतः इस आधार पर भारत के आदर्शवादियों ने, अब जरा समझना हो, अतः इस आधार पर ये जो बात कही है, भाई प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी परंपराएं होती है, अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो इसके आधार पर जो आदर्शवादी विचारक है 5 के 5 ये क्या कह रहे हैं, अतः इस आधार पर भारत के आदर्शवादियों ने, भारत के आदर्शवादी विचारक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौन कौन है आदर्शवादी विचारक, लाल, बाल, पाल, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष। आदर्शवादियों ने ये आदर्शवादियों ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि भारत अपनी तरह का एक समुदाय है। इन्होंने कहा कि भारत भी अपने आप में एक समुदाय है, अपनी किस्म का समुदाय है, क्योंकि इसकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं हैं। तो उसकी अपनी संस्कृति, परंपराएं और व्यक्तित्व। इन्होंने कहा कि भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं, उसकी अपनी व्यक्तित्व है। जब उसका अपना व्यक्तित्व, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति है, तो फिर उनको स्वाभाविक रूप में आगे बढ़ने देना चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अतः यहाँ पर ये कह रहे हैं आदर्शवादी विचारक, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो आदर्शवादी विचारक है 5 कह रहे हैं कि क्षति का अर्थ है सृष्टि की स्वाभाविक व्यवस्था में बाधा। मतलब इनका कहना है कि अगर यहाँ पर जो ये आदर्शवादी कह रहे हैं कि प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति और परंपरा होती है, और उस संस्कृति और परंपरा को यदि दबाया जाता है, उसका यदि क्षति होती है, उसका यदि पतन होता है, तो निश्चित रूप में जो है सृष्टि की स्वाभाविक व्यवस्था में बाधा डलेगी। इसलिए ये कह रहे हैं, इस प्रकार भारत के आदर्शवादियों ने भारत की राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने और उसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करने का संकल्प लिया। फिर इन्होंने कहा कि भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि वास्तविक रूप में एक प्रकार से पुनर्जागरण की बात भी हो रही है कि जो वैदिक ज्ञान है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको अपनाया जाना चाहिए। ये जो आदर्शवादी विचारक है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मूल बात इसी के ऊपर टिकी हुई है कि विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है, और विचार या चेतना सृष्टि का सार तत्व है, तो स्वाभाविक रूप में इसके आधार पर प्रत्येक समाज की, प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती है, उस समुदाय का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो उसकी क्षति नहीं होना चाहिए, उसका पतन नहीं होना चाहिए। अगर उसके विकास में बाधाएं डाली जा रही तो निश्चित रूप में समुदाय का पतन होगा। इसके आधार पर इन्होंने जो है राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने और उसके आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण करने का संकल्प लिया। इन 5 के 5 आदर्शवादी विचारकों ने, लाल, बाल, पाल, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष ने। ठीक है, 5 की बात आ रही है यहाँ पर। अब अगली जो बात आती है, पहला डायग्राम तो ये होगा, इसमें सारी बातें आ गई आदर्शवादी विचारकों के बारे में। अब ये जो बात मैंने बताई है केवल दयानंद सरस्वती पर लागू नहीं होगी बेटा, 5 पर लागू होगी। 5 का मतलब अरविंद घोष, 3 मतलब लाल, बाल, पाल, पूरा नाम मैंने बता दिया है, दयानंद सरस्वती, 5। इन 5 के ऊपर ये सारी बातें लागू होंगी। मेरा कहने का मतलब ये कि आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत 5 विचारकों को आप समझते हैं तो इसके आधार पर अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है, दूसरा डायग्राम मैंने बताया मूल लक्ष्य। इसका क्या मतलब बेटा भले आप आदर्शवादी विचारकों का अध्ययन करें, या मैं कहूँगा उग्र राष्ट्रवादियों का अध्ययन करें, या उदार राष्ट्रवादियों का अध्ययन करें, मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के राजा राम मोहन राय, जिनको कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का संस्थापक माना जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है, संवैधानिक आंदोलन का जनक माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, उसको आप ये दूसरा डायग्राम इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। क्या? मूल लक्ष्य। इसका मतलब ये कि राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, उन सबका मूल लक्ष्य एक ही है। वो मूल लक्ष्य क्या है? स्वावलंबन। क्या? स्वावलंबन की भावना जागृत करना, आत्मचेतना की भावना जागृत करना, स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य, आधुनिकता का लक्ष्य।
ये राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक उन सबका मूल लक्ष्य यही है। फिर से बता रहा हूँ, आत्म चेतना जागृत करना, स्वावलंबन की भावना जागृत करना, स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य और आधुनिकता का लक्ष्य। तो स्वराज्य की प्राप्ति तो सब चाह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी चाह रहा है, तिलक भी चाह रहा है, बस इनका रास्ता अलग है? इनके साधन अलग है? साध्य तो देखा जाए तो एक ही है, स्वशासन स्वशासन स्वशासन। यस। तीसरा डायग्राम है, स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। नोट करना है आपको ये बात, मैंने थोड़ा संक्षेप में यहाँ नोट किया, बाकी मैं समझाऊंगा। नोट करो, स्वतंत्रता आंदोलन को या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी सुविधा के लिए 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काल है उदार राष्ट्रीयता का काल। नोट करेंगे, उदार राष्ट्रीयता का काल, उदार राष्ट्रीयता का जो काल है 1885 से 1905 तक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, किसके द्वारा? ए ओम के द्वारा। पहला काल। उदार राष्ट्रीयता का जो काल है, जिसे कि उदार राष्ट्रवाद की विचारधारा भी कहा जाता है, जिसे कि उदार राष्ट्रवाद की विचारधारा भी कहा जाता है, इसका नेता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। यस, बाकी सारी बात मैंने पीछे समझा दी है। दूसरा जो काल है वह है उग्र राष्ट्रीयता का काल। उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक है। इसके जो मुख्य नेता हैं वो तिलक हैं, वैसे इसमें लाल बाल पाल, ये तीनों महत्वपूर्ण रूप में आते हैं। और तीसरा जो है वो राष्ट्रीयता का गांधी युग है। गांधी युग आता है 1920 से 1947 तक। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को अच्छे से समझना है तो ये जो तीसरा डायग्राम है इसको भी आप नोट कर लेंगे। कैसे नोट करना है? आप नोट करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905। दूसरा, उग्र राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919। तीसरा, गांधी युग 1920 से 1947 तक। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो आदर्शवादी विचारक हैं इनको आप उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कह सकते हैं। क्या? उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ होगा कि अब जो हम अध्ययन करेंगे वो उग्र राष्ट्रवादियों का करेंगे, जिसे कि आदर्शवादी विचारक की संज्ञा भी दी जाती है। यस बेटा, ये जो मूल गूढ़ की बात है मैंने इसलिए बताई कि इनके आधार पर आप इन 5 विचारकों के विचारों को समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यस। अब मूल बात आती है स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय, लाइफ स्केच और उसकी रचनाएं, कृतियाँ, बुक्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हम दयानंद सरस्वती के बारे में जो महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं उनको नोट करेंगे। अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। सबसे पहले तो जो दयानंद सरस्वती हैं इसके बारे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कितनी अच्छी बात कही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि उग्र राष्ट्रवादी विचारक हैं, उग्र राष्ट्रीयता के काल में आते हैं, इसे अर्थात लाल बाल पाल को, अरविंद घोष को, दयानंद सरस्वती को आदर्शवादी विचारक भी कहा जाता है और उग्र राष्ट्रवादी विचारक भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं तिलक कि वह मीन्स दयानंद सरस्वती वह स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक और मानवता के उपासक थे। किसने कही बात? ये तिलक ने। क्या मतलब हुआ बेटा? अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भारत में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक कौन थे? यस, दयानंद सरस्वती। किसने कही ये बात? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्या कह रहे हैं तिलक? वह मतलब दयानंद सरस्वती वह स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक, नोट करें, प्रथम संदेशवाहक और मानवता के उपासक थे। किसने कही ये बात? तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। एक बात। दूसरी बात, अब दयानंद सरस्वती स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा सबको उदत रहना चाहिए। मतलब यहाँ दयानंद सरस्वती वेदों की बात कर रहे हैं कि वेदों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जो अवैधिक ज्ञान है उसको छोड़ देना चाहिए, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ भी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी वैदिक ज्ञान की चर्चा की जा रही है। किसने कही बात? दयानंद सरस्वती ने कही है। ठीक है। तो ये तीनों बातें नोट कर लेंगे। इसके बाद में इसकी जन्म, मृत्यु और रचना की बात करते हैं। बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में कठियावाड़, जो कि गुजरात में है, कठियावाड़ के मोरवी के एक गांव टंकारा में होता है। नोट करें, क्या? एक गांव टंकारा में होता है। ये जो कठियावाड़ है वो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। तो ये मोरवी के एक गांव टंकारा में इनका जन्म होता है। कब?
1824 में। ठीक है, एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे हम। इसके बाद में बेटा अगर देखा जाए तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। दयानंद नाम तो इसका बाद में रखा गया है। क्यों रखा गया है ये चर्चा आगे आएंगी। तो 14 वर्ष में मूल शंकर, मतलब मूल शंकर, ये जो दयानंद सरस्वती ना, इसका मूल नाम था। इसका बचपन का नाम दयानंद सरस्वती का क्या था? मूल शंकर था। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो 14 वर्ष में मूल शंकर के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसने कि मूल शंकर के जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। मैंने यहाँ लिखा है एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि उसका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। वो घटना क्या घटती है? शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन उन्होंने जब ये देखा, रात्रि में, मैं संक्षेप में बताऊंगा, कि एक चूहा था और वो चूहा शिवलिंग के ऊपर उछल कूद कर रहा था। तो दयानंद सरस्वती को बड़ा विचित्र लगा कि ये जो शिवलिंग है, शिवजी हैं, ये अपनी रक्षा एक चूहे से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अन्य की रक्षा कैसे करेंगे? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया इसके आधार पर ही। तो ये घटना घटी इसके सामने। यस। और देखो, कोई भी विचारक को उसके जो विचार अभिव्यक्त होते हैं वो किसी न किसी रूप में उस समय की घटना से प्रभावित होकर ही होते हैं। कोई भी विचारक दुनिया का ऐसा नहीं है जो कि समय विशेष की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। सब होते हैं, भले कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, शॉर्ट में बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं बेटा। जो ये मूल शंकर है, जिसका ये नाम आगे चल करके दयानंद पड़ता है, दयानंद सरस्वती, ये क्या है कि पूर्णानंद से दीक्षा प्राप्त की इन्होंने। मतलब दयानंद सरस्वती ने पूर्णानंद से दीक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें दयानंद का नाम दिया। मतलब जो ये पूर्णानंद हैं, क्या ये जो पूर्णानंद हैं, इन्होंने जो है ये जो मूल शंकर है, इस मूल शंकर का नाम दयानंद रखा, दयानंद सरस्वती रखा, दयानंद रखा मूलतः। ठीक है, तो आप नोट करेंगे पूर्णानंद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। किसने? मूल शंकर ने, जिसका नाम फिर पूर्णानंद ने क्या रख दिया? दयानंद रख दिया। तो दयानंद ने जो है वास्तविक रूप में पूर्णानंद से दीक्षा प्राप्त की। लेकिन जो पूर्णानंद थे वो वृद्ध थे, और वृद्ध थे इसलिए ये जो है दयानंद सरस्वती को ज्ञान देने में असमर्थ थे। इसलिए इन्होंने कहा, पूर्णानंद ने कहा, क्या कहा कि भाई आप जो है ब्रजानंद के शिष्यत्व में जाएं और वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करें। तो ब्रजानंद के शिष्यत्व में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। किसने? दयानंद सरस्वती ने। तो मैंने नोट किया है, ब्रजानंद के शिष्यत्व में शिक्षा प्राप्त की। और जो ब्रजानंद थे, ब्रजानंद इतने विद्वान थे कि इनको व्याकरण सूर्य कहा जाता था। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, ब्रजानंद को व्याकरण सूर्य कहा जाता था। ठीक है, तो जो दयानंद सरस्वती हैं, मूलतः इन्होंने ब्रजानंद के शिष्यत्व में जो है ज्ञान प्राप्त किया। ब्रजानंद के शिष्य थे, ब्रजानंद के चरणों में इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अब मैं दयानंद सरस्वती बोलूँगा क्योंकि मूल नाम तो इनका मूल शंकर है। इसके बाद में दयानंद नाम किसने दिया? पूर्णानंद ने दिया। दीक्षा किससे ग्रहण की? पूर्णानंद से। लेकिन इसके बाद में शिक्षा किससे प्राप्त की? ब्रजानंद से। ठीक है, 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर दौरे पर जाते हैं, तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को, महाराज जसवंत सिंह को जब एक वो वेश्या थी नन्ही बाई में आसक्त पाया। वेश्या का नाम है नन्ही बाई में आसक्त पाया। तो ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को क्या कहा? सिंह का कुतिया के साथ मिलाप, सिंह का, शेर का कुतिया के साथ मिलाप। मतलब आप महाराजा हैं, आप तो शेर हैं, और ये विषय कुतिया है, तो शेर का मिलाप एक कुतिया से हो रहा है। इन्होंने जब ये बात कही नन्ही बाई के सामने, तो नन्ही बाई को इसका आघात पहुंचा। इससे उनको जो है कुठाराघात हुआ, ठेस लगी, अपने आप को अपमानित महसूस किया। तो ऐसी स्थिति में नन्ही बाई ने वास्तविक रूप में इनको 16 बार विषपान कराया। लेकिन योगिक क्रिया के माध्यम से ये जीवित रहे, और अंतिम बार इन्होंने जो है विष के साथ साथ भोजन में कांच का चूर्ण, कांच पीस करके वो दिया, और अंत में इन्होंने दीपावली के दिन अपने प्राण त्याग दिए। 30 अक्टूबर 1883
30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन निर्वाण की प्राप्ति की। ठीक है। और इसके बाद में हम कहेंगे कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये भारत में आध्यात्मिक जागृति के मार्टिन लूथर थे। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है भारत के मार्टिन लूथर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भारत में आध्यात्मिक जागृति के मार्टिन लूथर थे ये। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि मार्टिन लूथर ने बाइबल के सिद्धांतों को प्रकट किया, तो यहाँ पर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के सिद्धांतों को प्रकट किया। समानता है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा, एक विचारक हैं जिसको कि हम वास्तविक रूप में विचारक ना कह करके विद्वान कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीपी वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन। इसमें 1250 के लगभग पेज हैं। मेरी समय की पढ़ी हुई है, जिसका नाम क्या है? आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन। वीपी वर्मा की पुस्तक है ये, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की। तो भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में दयानंद सरस्वती को स्थान दिया जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में या भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में दयानंद सरस्वती को स्थान क्यों दिया जाता है? इसके लिए वीपी वर्मा ने 2 कारण बताए, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण है भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव तैयार की। मतलब विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने कहा कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने तैयार की है। फिर से बोल रहा हूँ, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव दयानंद सरस्वती ने तैयार की। इसलिए इनको जो है भारत में राजनीतिक सिद्धांत में स्थान दिया जाता है। और दूसरा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस आर्य समाज की स्थापना के द्वारा इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की बात की। इन 2 कारणों के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने, वीपी वर्मा ने कहा कि वे दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में स्थान दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो, पहला पार्ट तो इसका हो गया, इसका जीवन परिचय। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आएगा इसका, वो आएगा इसका रचना या कृतियाँ। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाता है कई बार कि दयानंद सरस्वती की जो रचनाएं हैं, जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में कोई भी विकल्प दे दिया जाएगा। मतलब एक विकल्प में 4 किताबों के नाम दे दिए जाएंगे, एक दयानंद सरस्वती का दे दिया जाएगा। या जो है ऐसा भी किया जा सकता है कि 3 किताबें जो है दयानंद सरस्वती की दे दी जाएंगी और एक किसी अन्य की दे दी जाएगी। किसी भी रूप में छँटनी की जा सकती है। तो महत्वपूर्ण जो किताबें मैंने सारी नोट कर दी, आप नोट करेंगे। इनकी जो रचनाएं हैं, पहला है सत्यार्थ प्रकाश। नोट करें बेटा, सबसे महत्वपूर्ण किताब है इनकी सत्यार्थ प्रकाश। दूसरा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ये जो दूसरी किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों में राजधर्म की बातों का उल्लेख किया गया है। राजधर्म की बातों का उल्लेख किया गया है। आगे है संस्कार विधि। फिर है वैदिक मनुस्मृति। वैदिक मनुस्मृति भी दयानंद सरस्वती की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें भी राजधर्म की चर्चा की गई है। राजधर्म की चर्चा मैंने निर्णय कर रखा है सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और वैदिक स्मृति। ये 3 ऐसी किताबें हैं जिनमें राजधर्म की चर्चा की गई है। आगे है सत्य धर्म विचार। आगे है अष्टाध्यायी भाष्य। आगे है वेदांग प्रकाश। आगे है पूना प्रवचन। इसके बाद में आर्याभिविनय। क्या? आर्याभिविनय। इसके बाद में पंच महायज्ञ विधि। फिर है काशी शास्त्रार्थ। काशी में जो शास्त्रार्थ होता है। इसके बाद में है गो करुणानिधि। क्या? गो करुणानिधि। इसके बाद में है ब्रह्मोच्छेदन। इसके बाद में व्यवहार भानु। इसके बाद में संस्कृत वाक्य प्रबोध। फिर है वेद विरुद्ध मत खंडन। क्या? वेद विरुद्ध मत खंडन। इसके बाद में है वेदांत दुहांति निवारण। फिर से बोल रहा हूँ, वेदांत दुहांति, आधा द है, दुहांति निवारण। फिर है शास्त्रार्थ हुगली। मूर्ति पूजा का विचार इसमें दिया गया है। किसमें? शास्त्रार्थ हुगली में। हुगली में जो शास्त्रार्थ विचारों हैं उसकी बात है ये। फिर है शिक्षापत्री दुहांत। फिर से बोल रहा हूँ, शिक्षापत्री दुहांत निवारण। फिर से शिक्षापत्री दुहांत निवारण अर्थात स्वामी नारायण मत खंडन। और अंत में है दयानंद शास्त्रार्थ। अंतिम क्या है? दयानंद शास्त्रार्थ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण
कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, किताबें हैं। आप जो ये पुस्तकें हैं इनको आप नोट कर लेंगे और एग्ज़ाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, जिसमें हम 5 लेंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 3 तो ये हो गई। चौथा है दयानंद सरस्वती और 5वां है अरविंद घोष। तो आज हम जो शुरुआत करें किसकी करें? दयानंद सरस्वती की। लेकिन ये जो पाँचों के पाँचों आदर्शवादी विचारक हैं या ये पाँचों के पाँचों उग्र राष्ट्रवादी विचारक या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक सदस्य पांचों के पांचों हैंगे। इन पांचों के पांचों विचारकों के विचारों को समझने के लिए आपको पहले ये विचार अच्छे से समझने होंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारी बातें समझ जाइएगा। फिर इन पांचों आदर्शवादी विचारकों को या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक सदस्यों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। और मेरा मूल लक्ष्य है ना बेटा, वो यही है क्या कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, औपचारिकता नहीं निभाना चाहता हूँ। मैं तो जो भी बात होती है पहले लेक्चर में स्पष्ट कर देता हूँ कि उसके बाद उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी थिंकर्स होते हैं वो उसी में समाहित हो जाते हैं। जैसे आज हमने बताया आदर्शवादी विचारक, आदर्शवादी विचारकों में हम 5 विचारक ले रहे हैं या उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भी कहते हैं इनको। तो इन पाँचों के पाँचों विचारकों को समझने के लिए आप ये बातें समझ जाइएगा। इसके बाद इनको समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। आप स्वयं देखेंगे आगे हम दयानंद सरस्वती को भी समझाएंगे, लाल बाल पाल को भी समझाएंगे, अरविंद घोष को भी समझाएंगे। तो ये बात अगर समझ में आ गई है, ये जो मैंने बीच में लाइन दे रखी इससे इधर की जो बात ये समझ में आ गई है, तो इन पाँचों विचारकों को, पाँचों आदर्शवादी विचारकों को, पाँचों उग्र राष्ट्रवादियों को, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक सदस्यों को समझने में कतई दिक्कत नहीं आ सकती। मुझे पूरा विश्वास है आप आदर्शवादी विचारक, जिसमें हम पहला जो विचारक ले रहे हैं वो दयानंद सरस्वती ले रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय और इसकी रचनाएं ये मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। और इन पांचों विचारकों को कैसे समझें, इसका सूत्र, इसका तरीका, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। मुझे विश्वास है आज की जो बात है वो आप अच्छे से समझ गए। यश बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।